गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। ओके, स्कूल से आ रहे हो सीधा? स्कूल से आ रहे हो क्या? ओके, तो लास्ट क्लास में हमने हमारा पहला पार्ट ऑफ स्पीच नाउन स्टार्ट किया था, उसकी डेफिनेशन कंप्लीट करी थी एंड उसका क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया था। फटाफट से क्विकली उसको रिवाइज करते हैं, क्या क्या सीखा और आगे आज क्या सीखना है उसके बारे में बात करेंगे। ये हमने लास्ट कल क्लास में किया था इतना। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हमने नाउन को डिफाइन किया था, राइट? और हमने सीखा था कि नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। क्या है? नेमिंग वर्ड, मतलब कोई भी ऐसा शब्द जिससे किसी को पुकारा जाए, कोई भी ऐसा शब्द जिससे किसी को पुकारा जाए, दैट इज नाउन। अगर वो शब्द ना हो तो हम उस व्यक्ति या वस्तु को पुकार ही नहीं सकते। अगर वो शब्द इस दुनिया में ना हो तो जैसे ये पेन है, तो अगर इसका नाम पेन नहीं होता तो मैं इसको पुकारता कैसे? मैं क्या कहता भी मुझे क्या चाहिए, मैं किससे लिख रहा हूं? तो इसको पुकारने के लिए जिस शब्द ने मेरी मदद करी, जिस शब्द से इसका नामकरण हुआ, वो शब्द नाउन कहलाएगा। दैट मीन्स पेन इज ए नाउन। समझे? तो शॉर्ट में डेफिनेशन और भी सीखी थी, लेकिन जो मेन डेफिनेशन थी वो क्या थी? नेमिंग वर्ड। फिर इसकी पोजीशन डिसाइड करी थी हमने। तो एक नाउन जो होता है सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट और एज ए कॉम्प्लीमेंट काम आता है, ये हमने सीखा था, याद है? ठीक है, सब्जेक्ट की जगह आ सकता है नाउन, ऑब्जेक्ट की जगह आ सकता है और कॉम्प्लीमेंट की जगह भी आ सकता है। फिर हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। तो पहले तरह के क्लासिफिकेशन में हमने सीखा प्रॉपर नाउन होता है, जिसको डिटेल में सीखना है पिछले दो क्लासेस का वो वीडियो ले लेना, अभी शॉर्ट में रिवाइज कर रहे हैं। दूसरा नाउन होता है कॉमन नाउन, तीसरा नाउन होता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है? चौथा बोलो ना, उससे पहले मैटेरियल नाउन। और मैटेरियल नाउन दो फॉर्म्स में हमको सीखना है। इंग्लिश में मैटेरियल नाउन दो ही फॉर्म्स में होता है, या तो सॉलिड या फिर लिक्विड, नॉट इन द फॉर्म ऑफ गैस। गैस में जो होता है, जो भी मेटल या मटेरियल होता है वो साइंस में होता है। इंग्लिश ग्रामर में दो ही क्लासिफिकेशन है, सॉलिड फॉर्म या फिर लिक्विड फॉर्म। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये पांच तरह के हमने नाउन सीखे, सबके एग्जांपल्स भी हमने उस क्लास में डिस्कस करे थे। बट हमने देखा कि ये तो केवल एक तरह का क्लासिफिकेशन है। दूसरी तरह का क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। अब इंग्लिश ग्रामर में नंबर का मतलब होता है वचन। क्या होता है? वचन। तो उसके हिसाब से दो तरह के नाउन सीखे, एक तो होता है सिंगुलर नाउन और एक होता है प्लूरल नाउन। और एक तीसरी तरह का क्लासिफिकेशन और सीखा हमने लास्ट क्लास में, बेस्ड ऑन जेंडर। और जेंडर के हिसाब से हमने चार जेंडर के क्लासिफिकेशन में चार प्रकार से उसको डिवाइड किया। पहला मैस्कुलिन यानी मेल जेंडर, दूसरा फेमिनिन यानी कि फीमेल जेंडर, तीसरा कॉमन। कॉमन मतलब कोई ऐसा नाम जो मेल या फीमेल दोनों हो सकता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा टीचर, अब टीचर कैन बी मेल एंड टीचर कैन बी फीमेल एज वेल, ठीक है? जैसे मैंने कहा सिंगर, तो सिंगर कैन बी मेल, सिंगर कैन बी फीमेल। और लास्ट में हमने क्या सीखा था? चौथा, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर में कौन से नाउन आते हैं? जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। क्या होते हैं? जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है? हिंदी ग्रामर में नॉन लिविंग थिंग्स को भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे ये किताब मेरी है तो किताब को स्त्रीलिंग मान लिया जाता है, ये पेन मेरा है तो पेन को पुल्लिंग मान लिया जाता है। बट दिस इज नॉट द केस इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में सारी की सारी नॉन लिविंग थिंग्स को न्यूटर जेंडर में माना जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, क्योंकि आगे जब अपन सेकंड चैप्टर प्रोनाउन सीखेंगे तो न्यूटर जेंडर के लिए स्पेशल केस के प्रोनाउन होंगे और मेल फीमेल कॉमन के लिए स्पेशल केस के प्रोनाउन होंगे। तो अगर अपन डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा न्यूटर जेंडर में जाएगा या कौन सा नहीं जाएगा, तो अपन उसके लिए प्रोनाउन भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। आगे चल के हम सीखेंगे कि प्रोनाउन का डिसीजन इन दो बातों पे किया जाता है। किन दो बातों पे? नंबर पे और जेंडर पे, ठीक है? नाउन का कैसा नंबर है, नाउन का कैसा जेंडर है, उसी बेसिस पे प्रोनाउन को डिसाइड किया जाता है। अब इन सारे क्लासिफिकेशन के अलावा एक स्पेशल टाइप का क्लासिफिकेशन है जो मॉडर्न ग्रामर यूज करती है और जिसके बेसिस पे एक्चुअली एग्जाम में ग्रामर पे एरर्स आती है, नाउन पे एरर्स आती है। वो है टाइप नंबर 4, जहां से अब आप आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पढ़ें क्या कह रहा है वो। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन केवल दो ही प्रकार के हैं। मॉडर्न ग्रामर की बात कर रहे हैं जिससे नाउन क्या है? दो ही प्रकार के हैं। फर्स्ट वन इज काउंटेबल नाउन एंड सेकेंड वन इज अनकाउंटेबल। अब कौन बताएगा काउंटेबल या अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? बोलो। जिन्हें और जिन्हें नहीं गिना जा सकते। अच्छा,
तो आपने जो ये डेफिनेशन थी इसके हिसाब से आपसे कुछ पूछा जाता है ना। आप मुझे बताएं बेटा, पेट्रोल को आप काउंटेबल में डालेंगे या अनकाउंटेबल में? दोनों में नहीं। वो कह रहा है मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन दो ही प्रकार के हैं, तो तीसरा तो प्रकार है ही नहीं ना। इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो ये दो ही बेसिस हैं, कोई नाउन या तो काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा, तीसरा नहीं है। इसकी क्वांटिटी दे रखी हो तो ही गिन सकते हैं। तो अच्छा, तो लेकिन फिर भी गिन तो पाए, लेकिन फिर भी कैसे भी करके पेट्रोल को, क्योंकि हम सब सपोज करो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बनाने जाएंगे तो हम गिन पा रहे हैं तभी तो उसको पेमेंट कर पा रहे हैं। भाई 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, अगर हम गिन ही नहीं पाते तो उसको पेमेंट कैसे करते? कुछ भी दे देते क्या? समझ रहे हो बात को? तो इस हिसाब से पेट्रोल काउंटेबल अनकाउंटेबल बन पा रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग जो ये लास्ट का क्लासिफिकेशन है काउंटेबल अनकाउंटेबल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि बच्चे डिसाइड ही नहीं कर पाते कि कौन सा नाउन काउंटेबल में डाले, कौन सा नाउन अनकाउंटेबल में डाले। अब आपने जो डेफिनेशन बताई कि जिसको गिन सकते हैं जिसको नहीं गिन सकते हैं, वो ठीक है आपके हिसाब से, ठीक है। बट अब जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूं बच्चों, उसको बिल्कुल जहन में बिठा लो। जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे कि कौन सा काउंटेबल है कौन सा अनकाउंटेबल है। और यही डेफिनेशन, या डेफिनेशन नहीं कह सकते, उसको ट्रिक कह सकते हैं। ये ट्रिक है पता लगाने की कि कौन सा नाउन काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल। देखो भैया, पढ़ना ध्यान से, देखो क्या लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा? अब देखो, देखो क्या लिखा हुआ है। इस ट्रिक से आप कभी भी पता लगा सकते हो कि दिया हुआ नाउन काउंटेबल नाउन में आएगा या अनकाउंट। पढ़ने में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? जिनका प्लूरल बन सके, जिनका प्लूरल नहीं बन सके। अब देखो स्क्रीन पे, आप जब आप जब थोड़ा पेट्रोल लेने जाते हो तो उसको पेट्रोल बोलते हो। आप जब ज्यादा पेट्रोल लेने जाते हो तो क्या आप उसको पेट्रोल्स बोलते हो क्या? तो आपने प्लूरल बनाया क्या? नहीं बन पाया। अच्छा, आप बाजार से सोना लेने गए, गोल्ड, तो आप गोल्ड ही कहोगे। बट अगर आप बहुत ज्यादा सोना लेके आए तो आप उसका प्लूरल कर दोगे क्या? गोल्ड्स? नो। आपने एक बोतल पानी की खरीदी तो आप वाटर बोलोगे। बट आप 2 बोतल पानी की खरीदोगे तो क्या आप वाटर्स बोलोगे उसको? नो सर। सो ऑल ऑफ दीज आर अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि इनका चाहकर भी प्लूरल नहीं बना पा रहे। और प्लूरल बनाने का तरीका अंग्रेजी में होता है एस या एस लगाना। अंग्रेजी में प्लूरल बनाने का तरीका क्या होता है? प्लूरल नाउन क्या होते हैं पिछली क्लास में समझा चुका हूं, एक से ज्यादा जिसकी गिनती हो, है ना, और सिंगुलर जिसकी एक है। तो प्लूरल बनाने का तरीका क्या है? एस एस। तो इनको प्लूरल नहीं बना पा रहे ना, हम चाह के भी नहीं बना पा रहे। ओके, सपोज करो यश के अंदर ईमानदारी है तो मैंने कहा ऑनेस्टी, और यश के अंदर बहुत ज्यादा ईमानदारी है तो क्या मैं लिख दूंगा ईमानदारियां? लिख दूंगा क्या ईमानदारियां? ऐसा वर्ड सुना है कभी? हाँ, मान लो शिक्षा, शिक्षा का प्लूरल कर सकते हो ना? शिक्षाएं, ऐसे थोड़ा ना करोगे। हाँ, पानी का हिंदी में भी प्लूरल नहीं कर पाएंगे, कर पाओगे क्या? पानिया, सुना है कभी? पानिया, 3 पानिया ले गया। समझ गए? तो इस ट्रिक को याद रखो, कभी धोखा नहीं खाओगे। और सारी ट्रिक्स पे भारी पड़ती है। मैंने 3-4 किताबें देखी, किसी में क्या दे रखा है काउंटेबल अनकाउंटेबल। हाँ, नो डाउट, जिसको गिन सकते हैं जिसको नहीं गिन सकते हैं, जेन्युइन डेफिनेशन है। लेकिन एक्चुअली इस डेफिनेशन से तो बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे तो सबको ही गिन पाते हैं कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे, जैसे लीटर में गिन लिया, पानी को भी हमने बॉटल में काउंट कर लिया, तो ऐसे तो सबको गिन पा रहे हैं ना। तो आप क्या याद रखोगे? जिसको प्लूरल बन सके वो है काउंटेबल, ठीक है हर्ष, और जिसका प्लूरल ना बन सके वो है अनकाउंटेबल। अब आप आपके कोई सी भी बुक से किसी भी टाइप का क्वेश्चन उठा लो, इस ट्रिक से काम करेगा। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? ओके, चलते हैं आगे। अब इस अनकाउंटेबल और काउंटेबल क्लासिफिकेशन पे ज्यादा और बातचीत करते हैं। तो इसका डिफरेंसेस हैं कुछ, वो डिफरेंसेस हम ध्यान में रखें। देखो, एक तरफ लिए मैंने काउंटेबल नाउन्स, एक तरफ लिए मैंने अनकाउंट। सबसे पहले तो डेफिनेशन, इनकी प्लूरल फॉर्म होती है, जैसे कि बॉय का क्या हो गया? बॉयज, गर्ल का क्या हो गया? गर्ल्स, फैमिली का क्या हो गया? फैमिलीज। इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैनॉट राइट वाटर का प्लूरल वाटर्स, आई कैनॉट राइट गोल्ड का प्लूरल गोल्ड। समझ गए? अब दूसरी बात सुनो, ये तो एक क्लासिफिकेशन था, मतलब एक डिफरेंस था दोनों का। दूसरा डिफरेंस सुनो, काउंटेबल नाउन जो होते हैं ना बेटा, इनकी प्लूरल फॉर्म बन जाती है, बन जाती है कि नहीं बन जाती है? तो इनके पहले या तो आर्टिकल AN1 लग सकता है अगर इनकी सिंगुलर फॉर्म यूज कर रहे हो, और अगर इनकेस इनकी प्लूरल फॉर्म यूज कर रहे हो तो उससे पहले 1 के अलावा जो बचे हुए नंबर्स हैं जैसे 2, 3, 4 वो लग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
जैसे बॉय सिंगुलर है तो बॉय से पहले वन बॉय लगा सकते हो, या फिर आर्टिकल लगा सकते हो ए बॉय। और बॉयज प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से आप 2 3 नंबर जो भी नंबर लगाना चाहो, 2 बॉयज 3 बॉयज ये सब लगा सकते हो। इनसे पहले आर्टिकल या नंबर लग सकता है। कैसे याद रखेंगे? इनसे पहले आर्टिकल या नंबर लग सकता है। भाई ए एन तो हो गए आर्टिकल, अब ए और ए कब लगेगा, एन कब लगेगा, ये आर्टिकल चैप्टर में देखेंगे, चौथा चैप्टर आएगा। हाल फिलहाल के लिए याद रखेंगे आर्टिकल भी लग सकता है और नंबर भी लग सकता है। भाई सिंगुलर है तो 1 नंबर लग जाएगा और प्लूरल है तो 2 3 4 नंबर लग जाएगा। बट क्योंकि इनकी तो प्लूरल फॉर्म ही नहीं होती, तो फिर इनसे पहले ना ही कोई आर्टिकल ना ही कोई नंबर। जैसे एग्जांपल देखो, ही इज ए बॉय, वो एक लड़का है, तो बॉय से पहले ए अलाउड है ना, गलत नहीं है ना, ठीक है। रवि हैज 2 फैमिलीज, रवि की 2 परिवार हैं। तो फैमिलीज जो है अभी मैंने देखा फैमिली क्या था, काउंटेबल था, प्लूरल करते इससे पहले 2 नंबर लग गया। तो यहाँ पे कोई नहीं कहेगा कि सर ये ए गलत लगाया है और कोई ये भी नहीं कहेगा कि यहाँ पे 2 गलत लगाया, दोनों लग सकते हैं क्योंकि ये काउंटेबल नाउन की कैटेगरी है। ठीक है, अब चलते हैं अपन अनकाउंटेबल। तो रूल क्या कहता है कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले कोई भी नंबर नहीं लगेगा। अब आर्टिकल को भी एक तरीके से अल्फा नंबर ही मान लो, आर्टिकल भी नहीं लगेगा और कोई नंबर भी, आर्टिकल ए एन नहीं लगेगा। सुनना, द लग सकता है, द की बात नहीं कर रहा हूं मैंने। आर्टिकल कौन कौन सा लिखा है देखो, ए एन, क्योंकि ए एन का मतलब क्या होता है, एक, तो एक भी एक नंबर है, तो कुल मिला के कोई भी नंबर नहीं लगाना ना अपने को। तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले कोई भी नंबर नहीं लगेगा, कोई भी नंबर नहीं लगेगा, दैट मीन ना तो ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना 1 लगेगा, ना 2 लगेगा, ना 3 लगेगा। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं लिखूं ए जॉन इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो इसमें क्या एरर हो जाएगी, ए जॉन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जॉन क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। आप कहोगे सर कैसे पता चला जॉन अनकाउंटेबल नाउन है? ऐसे पता चला क्योंकि आज तक आपने जिंदगी में कभी जॉन का जोन्स नहीं किया होगा। हमने रूल क्या पढ़ा ऊपर, क्या रूल पढ़ा? तो अब ट्रिक तो उससे पता लगाना, कभी आपने जोन का जोन्स किया क्या? नहीं किया, तो वो कौन सी कैटेगरी हो गई, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, कोई भी नंबर नहीं लगता, और ए भी एक तरीके का नंबर ही, आर्टिकल भी एक तरीके का नंबर ही है। तो क्या गलती हो जाएगी, ए जॉन इज माई बेस्ट फ्रेंड गलती हो जाएगी। सिंपली क्या लिखना पड़ेगा, जॉन इज माई बेस्ट फ्रेंड। इज दिस क्लियर? समझ आया? ओके, एक एग्जाम्पल और लो। ए गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल। अब गोल्ड का भी गोल्ड्स नहीं होता ना, तो वो भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो उससे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लग सकता। गोल्ड इज प्रेशियस मेटल ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ए गोल्ड इज प्रेशियस मेटल गलत हो जाएगा। इज दिस क्लियर? देखो नाउन और आर्टिकल के कुछ कॉन्सेप्ट इंटरकनेक्टेड हैं। अभी पढ़ा नाउन रहे हैं लेकिन एरर्स आर्टिकल की भी सॉल्व हो रही है। आगे जब आर्टिकल पढ़ाएंगे तो उसमें एरर्स नाउन की भी सॉल्व होगी। तो थोड़ा बहुत तो सब आप इंटरकनेक्टेड है। ऐसे नहीं कह सकते कि सर नाउन में आप आर्टिकल का क्यों पढ़ा रहे हो, पढ़ाना पड़ेगा भाई, क्योंकि नाउन की प्लूरैलिटी की बात सिखा रहे हैं तो उसमें सिखाना पड़ेगा कि आर्टिकल कब तो लगेगा कब नहीं लगेगा। इज दिस क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं है? चलते हैं अब तीसरा और अंतिम, इनमें डिफरेंस देखो। पहला डिफरेंस क्या था, इनकी प्लूरल फॉर्म होती है, इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। दूसरा डिफरेंस, इनसे पहले आर्टिकल ए एन और या फिर कोई भी नंबर लग सकता है, इनसे पहले कोई भी नंबर कभी भी नहीं लग सकता है। अब तीसरा या तीसरा डिफरेंस की बात कहूं तो हमने स्टार्टिंग में 5 तरह के जनरल क्लासिफिकेशन के हिसाब से नाउन सीखे थे। कौन कौन से? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। तो इन 5 में से अगर डिसाइड करने जाएं कि कौन से तो काउंटेबल हैं और कौन से अनकाउंटेबल हैं, ठीक है, तो देखो प्रॉपर जाएगा अनकाउंटेबल में, कॉमन जाएगा काउंटेबल, कलेक्टिव जाएगा अगेन काउंटेबल में, मटेरियल जाएगा अनकाउंटेबल में और एब्स्ट्रैक्ट जाएगा अगेन अनकाउंट। आप एक एक एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल प्रॉपर नाउन का एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने कहा कमल, तो कमल का कभी भी कमल्स नहीं होता, तो अनकाउंटेबल हुआ। कॉमन नाउन ले लो जैसे बॉय, तो बॉय का बॉयज हो जाता है ना, तो काउंटेबल में गया। कलेक्टिव जैसे अभी अभी लिया था, फैमिली कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है, तो इसका फैमिली का फैमिलीज हो पाया। मटेरियल जैसे गोल्ड लिया, गोल्ड का गोल्ड्स नहीं हो पाया। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे ऑनेस्टी लिया या ब्यूटीफुल लिया या ब्यूटी लिया, तो उसका प्लूरल नहीं हो पाया। इज दिस क्लियर? ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहां तक? हाँ बोलो। स्टार्स, स्टार्स मतलब तारे, STAR। हाँ तो स्टार काउंटेबल है, किसने का नहीं है? अब आप उसके हिसाब से सोच रहे हो। देखो अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि तारों को तो हम गिन ही नहीं सकते, तो तारों को हम काउंटेबल में करें या अनकाउंटेबल में करें? भाई तारे काउंटेबल में आएंगे। अब तारों को गिन सकना या नहीं गिन सकना आपकी कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा ना कहा जा रहा है।
आपकी कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा ना कहा जा रहा है कि आप गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते हो। दुनिया में कोई तो होगा जो गिन लेगा। आप तो और को छोड़ो, भगवान जी तो गिन सकते हैं भाई, उन्होंने ही बनाए तो गिन नहीं सकते क्या? समझ में आ गई बात? तो मैं अगेन कह रहा हूं कि काउंटेबल अनकाउंटेबल की डेफिनेशन अगर आप गिन सकते हैं और नहीं गिन सकते हैं के हिसाब से उनको अगर तोलने लगोगे, भाई जिनको गिन सकते हैं उनको काउंटेबल में करें, जिनको गिन नहीं सकते उनको अनकाउंटेबल में करें, तो हमेशा धोखा खाएंगे। आप कैसे सोचेंगे? आप हमेशा ऐसे सोचें जिनका प्लूरल बन पा रहा है वो काउंटेबल, जिनका नहीं बन, तो स्टार का स्टार सो जाता है तो वो काउंटेबल है। बस इससे ज्यादा आपको सोचना ही नहीं है कि गिन पा रहे हैं नहीं गिन पा रहे, उससे हमेशा आप कंफ्यूजन में रहेंगे। हाँ तो है, वो काउंटेबल है। अगर पल्स का मतलब क्या? जो दाल होती है ना बेटा, वो हमेशा पल्सेस होती है। अभी उसकी भी बात करेंगे, वो काउंटेबल नाउन है। वो जो आप कह रहे हो वो भी काउंटेबल नाउन है। क्लियर है? दाल को पल्स नहीं कहते कभी भी, दाल को पल्सेस ही कहते हैं हमेशा। ठीक है ना? कुछ नाउन है जो हमेशा ग्रुप में बोले जाते हैं, जैसे शूज, जैसे सॉक्स। ठीक है? तो दाल को अपन हमेशा दालें ही बोल के, हिंदी में भी अपन ऐसे नहीं बोलते दाल, दालें ही बोलते हैं। ठीक है? क्लियर है? तो पल्सेस ही रहते हैं। एक पल्स दूसरी भी होती है जो इंसान की नब्ज होती है, पल्स। तो अगर आप पल्स को उस वे में ले रहे हो तो पल्स का पल्सेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप पल्स को, पल्सेस को दाल वाला पल्सेस सोच रहे हो तो वो हमेशा पल्सेस रहेगा, वो हमेशा पल्सेस रहेगा, वो पल्स नहीं हो सकता। ठीक है? उस पर भी आएंगे, आज की क्लास में डिस्कस होने वाला है वो। चलेंगे क्या? हाँ, तो अगर आप टॉफी ले रहे हो तो काउंटेबल है, क्योंकि उसका प्लूरल क्यों नहीं होगा? उसका प्लूरल तो हो ही जाएगा ना आराम से। तो आप कई सारे शब्द हैं बेटा अंग्रेजी में, आप उसका अर्थ क्या लेते हो उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि ये काउंटेबल में जाएगा या अनकाउंटेबल में जाएगा। पहले उसका किस मीनिंग में ले रहे हो आप उसको। इज दिस क्लियर? ओके, तो तीसरी जो डिफरेंस है उसमें हमने यही बात करी है कि कौन सी कैटेगरी किस में जाएगी। अच्छा, ऑनेस्टी का भी देखो, एन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, गलत है ना? ये एक एग्जाम्पल रह गया था। ऑनेस्टी का भी देखो, एन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, गलत। अब आप यहीं से देख लो बेटा, बॉय कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, फैमिली कलेक्टिव नाउन, जॉन प्रॉपर नाउन, गोल्ड मटेरियल नाउन, और ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इधर दो में कौन कौन सी कैटेगरी आई? इधर वाली में कौन कौन सी आई? कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन सामान्यतः काउंटेबल नाउन होते हैं। और इधर आ जाओ, कौन कौन सी कैटेगरी आई? प्रॉपर नाउन, फिर मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन सामान्यतः अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अब देख, याद रखना बेटा, कोई भी लैंग्वेज कभी भी सीखते हैं ना, तो एक्सेप्शन हर जगह मिलते हैं। लैंग्वेज में कभी भी फिक्स रूल नहीं चलता, हमेशा एक्सेप्शन मिलते हैं। तो इसीलिए हमेशा रूल्स आपको ऐसे बताए जाएंगे, सामान्यतः वर्ड लगा के। सामान्यतः वर्ड 99.99% तो चलेगा, ये एक आध परसेंट कुछ एक्सेप्शन हमेशा मिलते रहेंगे। ठीक है ना? क्योंकि ये मैथ्स नहीं है कि 100% ही हो गया, ये लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज में नए नए शब्द पैदा होते रहते हैं, एवरी डे हर एक नया शब्द निकल जाता है। तो अब वो जब तक सिस्टम में नहीं डलेगा तब तक वो एक्सेप्शन की तरह रहेगा। ठीक है? बोलो विनीत, एनी डाउट? कोई भी डाउट हो इधर पूछो, कोई भी मन में कंफ्यूजन हो इधर पूछो। चलें आगे। ठीक है, तो काउंटेबल अनकाउंटेबल में डिफरेंस पता चल गया सभी को? बोलो क्या डिफरेंस होता है, बोलो। जिसका प्लूरल बन जाए वो तो, ना बने वो। ठीक है, ओके फाइन। अब बताओ कि और काउंटेबल से पहले क्या क्या लगा सकते हैं अपन? AN1 2 3, यानी कोई भी नंबर या आर्टिकल, AN वाला आर्टिकल लगा सकते हैं। डिपेंड करेगा कि सिंगुलर फॉर्म है या प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म है तो ये तीन चीजें लगा सकते हैं, प्लूरल है तो फिर कोई ना। और इधर कुछ भी नहीं लगा सकते क्योंकि इनकी तो सिंगुलर प्लूरल फॉर्म ही नहीं है, इनकी तो सिंगुलर प्लूरल फॉर्म ही नहीं, एक ही फॉर्म है, तो इसलिए कुछ नहीं लगा सकते। और जो 5 जनरल क्लासिफिकेशन हमने सीखा था उसमें से कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन किस में भेजना है अपने को? काउंटेबल में भेजना है। और प्रॉपर मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट किस में भेजना है अपने को? अनकाउंटेबल में। इसको कैटेगराइज करके रखना है। इज दिस क्लियर? अब आगे हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले में थोड़ा सा और जिक्र करेंगे और फिर आएंगे बाद में वापस काउंटेबल नाउन के साथ। अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या एरर्स आती हैं एग्जाम में वो सुनो। बस यही एरर आती है बेटा, यही एरर जो अभी अपन डिस्कस कर रहे थे कि इनका प्लूरल कर देते हैं वो, या इनसे पहले संख्या लगा देते हैं। या तो इनका प्लूरल कर देते हैं या इनसे पहले संख्या लगा देते हैं, यही एरर है। अच्छा सर, काउंटेबल नाउन में क्या एरर आती है? काउंटेबल नाउन में यह एरर आती है क्योंकि काउंटेबल का प्लूरल संभव है ना, है ना? तो उनका प्लूरल गलत तरीके से कर दिया जाता है। जैसे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेस नहीं होकर ऑक्सन होता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड से अपन धीरे धीरे इसको कैटेगराइज करेंगे। काउंटेबल नाउन में क्या एरर आएगी? प्लूरल करेंगे गलत तरीके से करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन में एरर क्या आएगी? प्लूरल करना ही नहीं है फिर भी कर देंगे या संख्या लगा देंगे। इज दिस क्लियर? तो पहले डिस्कस करते हैं अपन अनकाउंटेबल नाउन की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, अनकाउंटेबल नाउन वैसे तो आप समझ गए कौन कौन से हैं।
लेकिन एग्जाम में मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड होने वाले कुछ शब्द है हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में, जो एरर्स बन के आती हैं और हमसे गलतियां कराती हैं। उन कुछ शब्दों से एक बार अपन वाकिफ हो जाते हैं। ठीक है, देखो तो टॉपिक है सम अनकाउंटेबल नाउन्स, सम इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन्स जो आपको ध्यान होने चाहिए। और अच्छा, सारे के सारे शब्द ताज्जुब की बात है कि हमारे डे टू डे रूटीन लाइफ से रिलेटेड करते हैं, जैसे कि न्यूज, जैसे कि वर्क, जैसे कि एडवाइस। इनमें से किसी का मीनिंग समझ नहीं आया तो प्लीज आस्क। सबका मतलब समझ आ रहा है? पेपर सब समझते हो, इंफॉर्मेशन सूचना, फर्नीचर सब समझते हो, सीनरी है, सॉरी वो कट रहा है, सीनरी है ना, ज्वेलरी, लगेज बैगेज, ठीक है, वायलेंस, वायलेंस मतलब वायलेंस मतलब हिंसा है ना, और वायलेंस के साथ ही काउंट हो जाएगा नॉन वायलेंस भी है ना। अब मैंने वायलेंस काउंट किया तो ऐसा मत सोचना कि नॉन वायलेंस फिर अनकाउंटेबल नहीं, ऑब्वियसली वो भी है, उसका ऑपोजिट ही तो है। मिस क्या, इन सबके सिनोनिम काउंट नहीं होंगे। सिनोनिम में तो देखो, अब सीनरी का सिनोनिम आप सीन भी ले सकते हो, तो सीन तो काउंटेबल है। इनका ऑपोजिट कहा था मैंने, जैसे वायलेंस का जस्ट उल्टा कर दे तो नॉन वायलेंस, मतलब इनसे बनने वाले वो शब्द जो कुछ ना कुछ बस हल्का सा जैसे नॉन लगा के बन रहा है, तो वो भी ऑब्वियसली किस में हो गए, अनकाउंटेबल में हो गए। ठीक है ना, ओके। सिनोनिम्स डिपेंड करेगा, कुछ तो काउंट हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। अच्छा जी, मिसचीफ, मिसचीफ का मतलब होता है शरारत, शरारत। इक्विपमेंट उपकरण, ठीक है। पोएट्री यानी कविता, कविताएं। परफ्यूमरी, परफ्यूमरी का मतलब होता है इत्रशाला, इत्रशाला जहां पे बहुत सारे परफ्यूम्स रखे हुए रहते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, परफ्यूमरी। एविडेंस समझते हो, सबूत। ब्रेड यानी कि रोटी, ब्रेड कुछ भी कह लो है ना, ठीक है। एक्सेट्रा लिखा है यानी कि कमी नहीं है, इतने सारे अनकाउंटेबल हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स भी अनकाउंटेबल है, उनको भी नहीं गिन सकते, ठीक है। बट कुछ ऐसे नाउन जो बहुत ज्यादा यूज आ रहे हैं एग्जाम में, उनके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे, कुछ एक सेंटेंस दूंगा मैं, आप मुझे उसको करेक्ट करके बताएंगे। रेडी है? ठीक है। इनमें से किसी का मीनिंग समझ नहीं आया हो, किसी का भी, तो यू कैन आस्क। सबका आ गया मीनिंग समझ में? सबका आ गया, ओके। चलिए तो सेंटेंस देखना ध्यान से। आई हैव एन अर्जेंट वर्क, वेरी इजी सेंटेंस, शायद अपन दिन में 10 बार ये बात बोलते होंगे, मुझे बहुत जरूरी काम है, और कई बार आपने ये सेंटेंस यूज किया होगा बोलने में, लिखने में। आई हैव एन अर्जेंट वर्क, पहले तो बताओ मतलब समझ आया इसका, क्या मतलब है? मुझे एक जरूरी काम है, कहते हैं ना मुझे एक काम है। इस सेंटेंस में क्या गलती है पहले तो, क्यों है वो गलती? क्या? अच्छा, एक काम करते हैं, सुनो, ये अर्जेंट आपको तंग कर रहा है ना, सेंटेंस में दूसरा लिखता हूं, इसको एक बार के लिए भूल जाओ, इस पे भी आऊंगा मैं, ऐसा नहीं है। इसमें बताओ क्या गलती है। आई हैव ए वर्क, आई हैव ए वर्क, अर्जेंट हटा दिया मैंने, मुझे एक काम है। क्या गलती है सौम्या, क्या गलती है? वर्क अनकाउंटेबल है, साफ साफ दिख रहा है, और अनकाउंटेबल से पहले कोई संख्या, आर्टिकल, ए एन नहीं लगता है, अभी अभी पिछली स्लाइड पे सीखा है। इज दिस क्लियर? बोलो चर्चित, क्लियर है? अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट। आप डिक्शनरी खोलोगे ना, इंग्लिश डिक्शनरी, स्पेसिफिकली ऑक्सफोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, या कुछ और भी है आजकल, तो जब आप उनको खोलोगे ना, तो कोई भी नाउन को जब आप सर्च करोगे, फॉर एग्जांपल आप बॉय को ही सर्च करते हो उसमें, तो वो ये नहीं बताएगा कि ये प्रॉपर है, कलेक्टिव है, मटेरियल है, या क्या है, पर वो ये जरूर बताएगा कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। यानी कि डिक्शनरी भी इस बात पे ज्यादा तवज्जो देती है कि नाउन को काउंटेबल कैटेगराइज करना है या अनकाउंटेबल कैटेगराइज करना है, बाकी क्लासिफिकेशन को वो साइड में रखती है। हालांकि कुछ एडवांस डिक्शनरी है जो 2-3 क्लासिफिकेशन से बताती है, हो सकता है उससे भी बता दे, उससे भी बता दे, बट आप आज ही चेक करो। अच्छा, आप गूगल करो, आप गूगल करो, बॉय लिखोगे ना तो उसके आगे लिखा रहेगा नाउन, और नाउन के आगे या तो रखा रहेगा सी, या लिखा रहेगा यूएन, सी फॉर काउंटेबल, यूएन फॉर, यानी वो भी इसी बात पे तवज्जो दे रही है कि बेटा आप ये समझो कि वो काउंटेबल है अनकाउंटेबल, बाकी सारी चीजें चाहे समझो या ना समझो, क्योंकि मॉडर्न ग्रामर नाउन को इन्हीं 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करती है, एंड मॉडर्न एग्जाम्स जो हो रहे हैं उसमें गलतियां भी इसी पे बेस्ड आती हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, तो हम कहाँ थे? आई हैव ए वर्क में क्या गलती हो गई? बिकॉज वर्क इज अनकाउंटेबल नाउन, ऊपर ऊपर लिखा हुआ है, इस लिस्ट को तो याद ही कर लेना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, एग्जाम में आती है, तो इसके पीछे ए नहीं आएगा। बट प्रॉब्लम इज दैट कि सर हम हिंदी में तो बोलते हैं मुझे एक काम है, हिंदी में तो हम बोलते हैं ना मुझे एक काम है, तो अगर मुझे कहना है मुझे एक काम है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, तो कैसे करें? तो उसके लिए कुछ फिर तरीके, कुछ पैतरे अपनाए गए, तो इसका करेक्ट
जो सेंटेंस बनेगा वो ऐसे बनेगा, देखो इधर, आई हैव ए पीस ऑफ वर्क, क्या बोलूंगा मैं, आई हैव ए पीस ऑफ वर्क। अब सुनो, अब ये आर्टिकल पीस के लिए आ रहा है ना कि वर्क के लिए आ रहा है। अब ये आर्टिकल, आर्टिकल में आगे सिखाएंगे आपको कि आर्टिकल जब भी लगता है ना तो वो अगले नाउन के लिए लगता है। आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए लगता है। किसके लिए लगता है आर्टिकल हमेशा? अगर नाउन है तो आर्टिकल है, नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं है। अगर नाउन है तो आर्टिकल है, नाउन है नहीं है तो आर्टिकल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो इधर, मैंने लिखा ही इज गुड, मैंने लिखा ही इज ए गुड मैन, ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय। और दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा ही इज ए गुड, तो देखो उसमें मैंने नाउन यूज किया ना, तो उसके लिए आर्टिकल भी आएगा। इधर मैंने कोई नाउन यूज किया क्या, तो फिर ये ए भी चला जाएगा, सिंपली सेंटेंस बनेगा ही इज गुड। सिंपली सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज गुड। ये चीज, इस चीज का प्रमाण है कि आर्टिकल जब भी आएगा नाउन के लिए आएगा। अगर नाउन है तो आर्टिकल है, नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं है। पूछो हर्ष, कुछ पूछ रहे थे आप? क्या? नो, नेवर। प्रोनाउन के लिए कभी आर्टिकल नहीं आएगा, प्रोनाउन नाउन के लिए आएगा। सुनो, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर नाउन, ठीक है? बाकी प्रोनाउन के लिए आर्टिकल आएगा ऐसा नहीं है। आर्टिकल जब भी आएगा नाउन के लिए आएगा, दैट्स इट। और नाउन से पहले प्लेस होगा, जिस नाउन के लिए आ रहा है उससे पहले प्लेस होगा, प्लेसमेंट भी उसकी वही होगी। इज दिस करेक्ट? इज दिस क्लियर? ओके, तो अब इस सेंटेंस में वापस चलेंगे हम, इस सेंटेंस में वापस चलेंगे कि आई हैव ए पीस ऑफ वर्क में क्या सही है, मतलब क्यों ये सही है और ऊपर वाला क्यों गलत है? क्योंकि ऊपर वाले सेंटेंस में जो ए आ रहा है वो वर्क के लिए आ रहा है और वर्क अनकाउंटेबल है, उसके लिए कोई ए या एन का आर्टिकल नहीं आ सकता। यहाँ पे ए आ रहा है, पीस के लिए आ रहा है। तो इस तरीके से हम पैतरे अपनाते हैं अनकाउंटेबल नाउन के आगे। अगर अपने को जबरदस्ती ए या एन लगाना हो तो इस तरीके से पीस ऑफ या शीट ऑफ या स्लाइस ऑफ, इस तरीके के वर्ड्स जोड़ देते हैं ताकि हमारा काम भी हो जाए, हमारा मीनिंग भी निकल गया कि मुझे एक काम है, और वो रूल भी नहीं टूटा कि वर्क से पहले ए नहीं लगाना, पीस से पहले ए लगा सकते हो, क्योंकि पीस तो काउंटेबल है, पीस का तो पीसेस होता है ना, पीस का तो पीसेस होता है, वो काउंटेबल है, तो उससे पहले तो संख्या, आर्टिकल कुछ भी आ सकता है। समझ आया? अब चलते हैं ओरिजिनल सेंटेंस में, अब चलते हैं ओरिजिनल सेंटेंस। मुझे एक चीज बताना चर्चित, किसी ने, जिसने भी पूछा था ये अर्जेंट वाली चीज में, जिसको भी डाउट था, मैंने अगर सेंटेंस लिखा ही हैज या फिर ही हैज अ ब्यूटीफुल पेन, मतलब उसके पास एक सुंदर सा पेन है। अब अगर उसके पास एक सुंदर पेन की जगह 4 सुंदर पेन आ जाएं, तो ध्यान से सुनना, नो डाउट मैं ए को तो 4 कर दूंगा, भाई 4 हो गए ना पेन। आप मुझे ये बताएंगे कि पेन का पेंस करना है या फिर ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल्स करना है, या दोनों करने? दोनों ही नहीं करने, पर पेन की संख्या तो बढ़ गई ना। उसके पास 4 सुंदर पेन है, 4 सुंदर पेन है, तो ए का जैसे ही 4 हुआ तो ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल्स करें या पेन का पेन्स करें? ऑब्वियसली ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल ही रहेगा, पेन का क्या होगा, पेन्स हो जाएगा। ही हैज 4 ब्यूटीफुल। क्लियर? जैसे ए गुड बॉय, चलो दूसरा लेते हैं। अगर मैंने लिखा ए गुड बॉय, अगर कल को मैं ए की जगह 2 कर दूं, तो गुड का गुड्स थोड़ी ना होगा, टू तो गुड ही रहेगा, गुड तो गुड ही रहेगा, बॉय का बॉयज होगा। इज दिस क्लियर? अब सुनना ध्यान से, ये नाउन था, ये उसके लिए आर्टिकल था, और ये इसका एडजेक्टिव था जो अपन 3rd चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा, आर्टिकल हमेशा किसके लिए आता है, किसके लिए आता है बोलो, नाउन के लिए आता है। तो ये बदलेगा, तो उसके साथ में नाउन बदलेगा, ना कि एडजेक्टिव बदलेगा। ये बदलेगा तो उसके साथ में कौन बदलेगा, नाउन बदले, क्योंकि आता है किसके लिए, ये नाउन के लिए आता है, एडजेक्टिव के लिए नहीं आता। अब ऊपर वाले सेंटेंस में जो अर्जेंट वर्ड है वो तो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव समझते हो, उसकी विशेषता बता रहा है कि मुझे जरूरी काम है, तो जरूरी वर्ड उस नाउन की विशेषता बता रहा है। तो इस अर्जेंट वर्ड को तो आप इग्नोर करो, इग्नोर करो। ये आर्टिकल किसके लिए आया है, वर्क के लिए आया है, और वर्क के लिए आर्टिकल नहीं आ सकता क्योंकि वर्क तो अनकाउंटेबल नाउन है। तो कोई बच्चा इसको करेक्ट करके बता सकता है? आई हैव, बोलो चर्चित,
पीस ऑफ लगाओ ना, अब पीस ऑफ कहां प्लेस होगा वो सोचो। एन अर्जेंट, और वर्क की जगह लगा दो आप पीस ऑफ। आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, दिस विल बी द करेक्ट सेंटेंस। अब देखो, अब आर्टिकल किसके लिए आया? अब आप कहोगे सर क्यों, हो सकता है इसके लिए आया, सुनना ध्यान से। आर्टिकल के जस्ट जो अगला नाउन है ना, पहला नाउन है, वो उसके लिए आता है, जो पहला नाउन है। तो इसके बाद पहला नाउन पीस है, दूसरा नाउन है वर्क। तो ये अब की बार किसके लिए आ रहा है? पीस के लिए आ रहा है। और पीस के लिए आर्टिकल आ सकता है क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है। हाँ, एन आएगा ऑब्वियसली। ये आर्टिकल के थ्योरी में सीखेंगे अपन कि आर्टिकल ए आएगा या एन आएगा, वो उसके अगले शब्द पे डिपेंड करता है। अगला शब्द अगर वोवल साउंड क्रिएट करे तो फिर एन, अदरवाइज ए। तो इधर भी ये जो आर्टिकल है अर्जेंट से पहले आ रहा है, इधर भी अर्जेंट, तो कोई चेंजेस होंगे ही नहीं उसमें। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस विल बी आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। समझ में आया? सब अच्छे से समझ। चलो इसमें एरर बताओ। ही गेव मी 2 एडवाइसेस, उसने मुझे 2 सलाह दी। एडवाइस का मतलब समझते हो? सलाह। एक नहीं, 2 गलतियां हैं इसमें। पहली गलती देखो, एडवाइस इस लिस्ट में दिखाई दे रहा है, ये अनकाउंटेबल है। तो आपकी हिम्मत कैसे हुई इसको प्लूरल करने की? अनकाउंटेबल का कभी प्लूरल होता है क्या? ना। दूसरी चीज, आपकी हिम्मत कैसे हुई इससे पहले संख्या लगाने की? समझ रहे हो? तो अब आपको दोनों गलतियों को सही करना है। तो सेम टू सेम जैसा भी पीस लगाया ना आपने, उस तरीके से इसको करेक्ट कर सकते हैं। कैसे? ही गेव मी 2 पीसेस। अब एक के साथ में तो पीस लग रहा था, क्या लग रहा था? पीस। जब 2 हो गए तो पीसेस लगेगा, क्या लगेगा? पीसेस ऑफ एड। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी ही गेव मी 2 पीसेस ऑफ एडवाइस। अब की बार ये 2 पीसेस के लिए आ रहा है, किसके लिए आ रहा है? और एडवाइसेस नहीं आएगा, क्या आएगा? एडवाइस। करेक्ट सेंटेंस क्या हुआ, समझ आया? ही गेव मी 2, आगे बोलो, पीसेस ऑफ एडवाइस। अब जो ये 2 आया है वो पीसेस के लिए आया है, जो कि काउंटेबल है, जिसका प्लूरल भी हो सकता है, जिससे पहले संख्या भी आ सकती है। एडवाइस का मैंने कोई भी रूल नहीं तोड़ा, क्योंकि ना तो इससे पहले आर्टिकल लगाया मैंने और ना ही इसका प्लूरल किया। इज दिस क्लियर? इस तरीके से करेक्ट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात करूंगा। एक वर्ड होता है एडवाइस और एक वर्ड होता है एडवाइस। डू यू नो द डिफरेंस? दोनों का मतलब सलाह होता है। दोनों का मतलब क्या होता है? सलाह। बट पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से दोनों डिफर करते हैं। जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखे थे हमने, उसमें से एक एडवाइस तो किसी और पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है और दूसरा एडवाइस किसी और पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है। अब इधर मैंने एडवाइस सीई वाला रखा है, तो आपको पता चल गया होगा कि ये तो नाउन है, ये तो क्या है? और बेटा वो एक तरह की वर्ब होती है। फॉर एग्जाम्पल, ही एडवाइज्ड मी, ही एडवाइज्ड मी। यहां पे मैं सी नहीं भर सकता हूं। अगर यहां सी भर दिया तो गलती हो गई, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की पोजीशन है, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये वर्ब की पोजीशन है, यहाँ पे एक वर्ब भरी जाएगी। वर्ब भरी जाएगी तो यू कैन नॉट राइट सीईडी, यू विल राइट एसईडी, यू विल राइट एसईडी। ठीक है? एडवाइस, ही एडवाइस मी। क्लियर है? अभी आएगा जब वर्ब वाला चैप्टर, तब इस पर फिर से चर्चा की जाएगी, है ना? तो यहाँ पे नाउन के केस में सी आएगा, एस नहीं आएगा, और वर्ब के केस में ऐसा आएगा। क्लियर है? चलें आगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। 1-2 सेंटेंस और ले लेते हैं इस कैटेगरी से। दिस इज ए गुड न्यूज, ये बहुत अच्छी खबर है। गलती बताइए, गलती बताइए। न्यूज एक अनकाउंटेबल नाउन है, हिम्मत कैसे हो गई ये लगाने की? अपने आप से सवाल करो कि तेरी हिम्मत कैसे हुई? अनकाउंटेबल नाउन से पहले तूने पाप किया है, अनर्थ कर दिया तूने। हाँ, अरे जब एग्जाम में आएगा तो तू ऐसे ही मानना भी तूने लगाया है, तभी तो सही कर पाएगा। अगर तू मानेगा मैंने तो लगाया नहीं, तो सही भी नहीं करेगा। मैंने नहीं लगाया, मैं क्यों सही करूं? जिसने लगाया वो कर लेगा। अरे एग्जाम में किस सर के पास जाएगा भाई? एग्जाम में तो तू ही सर है, तू ही टीचर है, सब कुछ तू ही है। तुम ही हो बंधु, तुम्हारा दिमाग ही करेगा जो करेगा। ओके, अब इसको करेक्ट करने के लिए वही पीस ऑफ भी लगा सकते हो, नहीं तो अपन इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज गुड न्यूज। ये भी करेक्ट है। मेरी बात सुनो, दिस सिंगुलर के लिए यूज होता है, लेकिन दिस एक अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज होता है, और ये न्यूज जो है एक अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है? क्लियर है? इट इज क्लियर? ओके ना? तो दिस इज गुड। अगर सिंगुलर प्लूरल में से डिसाइड करना हो तो दिस सिंगुलर के लिए होता है, दिस सिंगुलर के लिए होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, ठीक है? क्लियर है? कहां थे हम? कि दिस जो है अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दिस इज गुड न्यूज विल बी करेक्ट, दिस इज गुड न्यूज।
केवल इतना बोल दो, है ना। ठीक है, चलते हैं आगे, एक आध सेंटेंस और लेंगे। हाँ हाँ, ए बिट ऑफ, ए पीस ऑफ, ए स्लाइस ऑफ, ए शीट ऑफ, ऐसे भी लगा सकते हो। और इस केस में आप एक को, मतलब कुल मिला के आपको ए को न्यूज से अटैच जो किया हुआ है उसको अलग करना है। उसके टेक्निक आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। एक नाउन घुसाना है, जैसे बिट घुसा दिया, पीस घुसा दिया, तो वो जो ए है वो उस नाउन से अटैच हो गया। हाँ, जो काउंटेबल, ऑब्वियसली जो काउंटेबल, ताकि वो उससे अटैच हो जाए और उसको भूल जाए। कहते हैं ना, किसी से पीछा छुड़ाना हो तो कोई बीच बीच वाली चीज उसका डिस्ट्रैक्शन कर दो। समझ गए। ओके, एक आध सेंटेंस और लेंगे। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड अभी आया नहीं है, जो बहुत ज्यादा यूज होता है एग्जाम में। यस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये तो एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है, फेवरेट वर्ड। वी नीड टू बाय सम फर्नीचर्स, हमको कुछ फर्नीचर्स खरीदने की जरूरत है। क्या गलती है। एस। अरे भैया, फर्नीचर एक प्लूरल नाउन है, ओ सॉरी अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसका प्लूरल आप नहीं कर सकते, आपको सिंपली लिखना पड़ेगा वी नीड टू बाय सम फर्नीचर, दैट्स इट। फिर चाहे से आप इतना फर्नीचर खरीदो या आप इतना सा फर्नीचर खरीदो, यू विल से फर्नीचर मतलब फर्नीचर। ठीक है, एक बेंच है तो भी ये फर्नीचर है, और इतनी सारी बेंचेस हैं तो भी ये फर्नीचर ही है, ये फर्नीचर्स नहीं हो गया। ओके, क्लियर है। चलिए चलते हैं आगे। एक लास्ट, आई हैव टू राइट एन एप्लीकेशन, प्लीज गिव मी टू पेपर्स। मुझे एक एप्लीकेशन लिखनी है, कृपया करके मुझे 2 कागज दे दो। कई बार अपन कहते हैं 3 पेपर्स देना, 4 पेपर्स देना। ठीक है, क्या गलती है पहले तो बताओ, फिर इस पे थोड़ी सी चर्चा। क्या क्या गलती है। एस और टू, वेरी गुड। देखो पेपर इस लिस्ट में दिखाई दे रहा है, तो पेपर का एक तो पेपर्स कर दिया, ये पाप किया हमने। दूसरा पाप, इससे पहले संख्या कैसे लगाई। ठीक है, दो दो पाप कर दिए, अनकाउंटेबल नाउन के 2 रूल्स तोड़ दिए। तो अब देखो उसको करेक्ट करने के लिए पहले तो हम ये बात करते हैं, कि पेपर अनकाउंटेबल क्यों हुआ। क्योंकि हमारी डेली बोलचाल में तो अपन पेपर्स, कई बार अपन ऐसे भी बोलते हैं कि मेरे पेपर्स चल रहे हैं, बोलते नहीं बोलते। तो यहाँ पे जो ये पेपर वर्ड लिखा है ना बेटा, ये उस मेटेरियल नाउन पेपर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है। मेटेरियल, वो कागज जो प्रकृति से हमको मिलता है, पेड़ से मिलता है, उस कागज की बात हो रही है, वो मेटेरियल नाउन की, मैटर की बात हो रही है। क्लियर है। और जब मैं कहता हूं मेरे पेपर्स चल रहे हैं, तो वो कागज थोड़ा ना चल रहा है। वहां पे पेपर्स का मतलब एग्जामिनेशन से होता है। इवन पेपर्स को अपन, डॉक्यूमेंट्स को भी पेपर्स कहते हैं, जैसे मेरे गाड़ी के कागज, तो खाली थोड़ी ना है वो कागज। वहां पे पेपर्स का मतलब वो पेपर नहीं है जो पेड़ से मिला, वहां पे पेपर्स का मतलब है डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आप वर्ड का मीनिंग ही कुछ और रेफरेंस में बोल रहे हो, तो आप उसका पेपर का पेपर्स भी कर दोगे तो कोई गलत नहीं है। बट अगर एक्चुअली आप उस पेपर का मतलब वही पेपर मान रहे हो, जैसे मैंने कहा मुझे खाली कागज दो, तो एक्चुअली वो कागज मांग रहा हूं मैं, वो खाली कागज मांग रहा हूं जो प्रकृति से मुझे मिला, उसका प्लूरल नहीं कर सकते, उसका प्लूरल नहीं कर सकते। अब इसको करेक्ट करने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 शीट्स ऑफ पेपर। पेपर की शीट्स होती है, आपने नोटिस किया हो, तो मैं आपके भी जब एग्जाम लेता हूं तो मैं आपको ऐसे बोलता हूं कि एक एक शीट निकाल लो, 3 शीट दे दो। मैं कभी भी ऐसे कहता कि 3 पेपर्स दो मुझे। ठीक है, आप कोशिश करोगे जो चीजें आप सीख रहे हो बेटा, उसको आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी अप्लाई करते रहें, ताकि ये, तभी आप लैंग्वेज को आप तभी सीख सकते हो, लैंग्वेज को रट के नहीं सीख सकते, डे टू डे लाइफ में अप्लाई करते रहो। जैसे आज के बाद कभी भी आपसे कोई कहे ना 4 पेपर्स थे, तो आप उसको खुद टोको कि बेटा पेपर्स नहीं बोलते हैं, शीट्स बोल, पेपर की 4 शीट्स दे दे। ठीक है, क्लियर है। प्लीज गिव मी 2 शीट्स ऑफ पेपर। अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब उन्हीं में से एक वर्ड और आया था मेरा, पोएट्री। ठीक है, पोएट्री और सीनरी पे भी डिस्कस करते हैं, तो उस हिसाब से आप चेक करके बताइए कि करेक्ट है क्या। द पोएट्रीज ऑफ वर्ड्सवर्थ आर रोमांटिक इन नेचर। वर्ड्सवर्थ एक इंग्लिश पोएट हुए बेटा। वर्ड्सवर्थ क्या है, एक इंग्लिश पोएट का नाम है, अंग्रेजी भाषा में जिन्होंने कविताएं लिखी। उनकी जो पोएट्रीज हैं, उनकी जो कविताएं हैं, वो रोमांटिक, रूहानी है। रोमांटिक का मतलब क्या होता है, रूहानी, जो रूह को छू ले, जो दिल को छू ले, जिसको अपन कहते हैं ना। उनका स्वभाव कैसा है, वो रूहानी है। तो वर्ड्सवर्थ की पोएट्रीज रूहानी है। ये तो हो गया इसका मीनिंग। अब बताओ एरर। पोएट्रीज गलत हो गया, क्योंकि उस लिस्ट में पोएट्री भी था कि नहीं था, तो इसका प्लूरल नहीं कर सकते। चलो मैंने आपकी बात मान ली और इसको मैंने कर दिया, क्या कर दिया मैंने इसको,
क्या कर दिया? क्या अब ये सही हो गया क्या? अब क्या गलती है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये बहुत सही एरर पकड़ी आपने। अब इसको समझाने के लिए आगे मैं कुछ आपसे बातचीत करना चाहूंगा। मुझे एक चीज बताना, मैंने अगर लिखा राम इज माई फ्रेंड, क्या लिखा मैंने? राम इज माई, और दूसरे सेंटेंस में मैंने लिखा, या इसी सेंटेंस में अगर मैं जोड़ दूं राम एंड मोहन, तो क्या अब इसका आर हो जाएगा? इतना तो सब समझते हैं, इतनी अंग्रेजी तो जानते ही हैं कि राम के साथ इज आ रहा था, राम एंड मोहन दो लोग हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो यार हो गया। तो इससे आपने एक चीज पकड़ी कि जो अगली वर्ब होती है ना, सेंटेंस में वर्ब होती है ना, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होती है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अब पिछले जितने भी सेंटेंस हमने किए, दिखा देता हूं मैं एक बार सारे। इन सारे सेंटेंस में जिन जिन नाउन का हमने जिक्र किया, जैसे इसका, 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 इसका और इसका, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट की जगह नहीं आ रहा था। आ रहा था क्या? आ गया? हाँ, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट की जगह नहीं आ रहा था, तो इसीलिए इनका फर्क वर्ब पे नहीं पड़ रहा था, या हम सोच भी नहीं रहे थे कि वर्ब को कैसे करें, वर्ब को कैसे डिसाइड करें, इनको देखेंगे नहीं देखें। लेकिन अब जो मैंने आपको सेंटेंस दिया है, उसमें वो अनकाउंटेबल नाउन सब्जेक्ट के स्थान पे बैठा है। चेक किया आपने? चेक किया क्या? ये लो साहब, ये इसका सब्जेक्ट, तो ये वर्ब ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, करेगा। और अनकाउंटेबल का तो प्लूरल होता ही नहीं है, तो प्लूरल वर्ब कैसे आएगी? तो अंतिम रूल बता रहा हूं अनकाउंटेबल नाउन का, जो अभी बताना ही जरूरी था, कि अनकाउंटेबल नाउन अगर सेंटेंस में एज सब्जेक्ट यूज हुआ है, क्योंकि नाउन की डेफिनेशन में हमने सीखा था कि नाउन ऐसा शब्द है जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज किया जा सकता है। तो कल को अनकाउंटेबल नाउन भी सब्जेक्ट बन सकता है, बन गया देखो। तो अगर एज ए सब्जेक्ट इसको यूज कर रहे हैं, तो इसके साथ वी ऑलवेज यूज सिंगुलर नाउन। अनकाउंटेबल नाउन अगर सब्जेक्ट की जगह आ जाए, तो उसके साथ वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब उसके साथ हमेशा क्या यूज करेंगे? सिंगुलर। तो इसमें दो गलतियां थी, एक तो इस नाउन को करेक्ट करना था, और दूसरी चीज इस अनकाउंटेबल नाउन के हिसाब से वर्ब भी कैसी लगानी थी? मुझे सिंगुलर लगानी थी। अब ये करेक्ट हो चुका है। इज दिस क्लियर? ऐसा ही एक और सेंटेंस लो, अब बताओ उसमें क्या गलती है। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वंडरफुल। कश्मीर की जो सीनरीज हैं, सीनरीज यानी कि जो दृश्य हैं वहां के, वो वंडरफुल, सीनरी आएगी। और दूसरी गलती, ये बेटा अनकाउंटेबल है, और दूसरा अनकाउंटेबल के साथ में प्लूरल वर्ब नहीं आती, सिंगुलर वर्ब आती है। क्लियर? अच्छा, सीन वर्ड, सीन, सीन वर्ड तो काउंटेबल है, इसका सीन्स हो सकता है, सीन का सीन्स हो सकता है, बट सीनरी का सीनरीज नहीं हो सकता। तो दोनों में डिफरेंस लेके चलना साथ में, ठीक है? सिमिलरली परफ्यूम का परफ्यूम्स हो सकता है, बट परफ्यूमरी का परफ्यूमरीज नहीं हो सकता। ठीक है, चलते हैं आगे। तो रूल पढ़ लो भाई, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। थोड़ी सी इसमें कमी है इस नोट में, इसमें ये भी आप अगर नोट करो तो ये भी लिखना, अगर वो सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहे हैं, क्योंकि अगर वो सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहे हैं तभी तो वर्ब को डिसाइड करेंगे, नहीं तो वर्ब को डिसाइड करने वाले कोई होते ही नहीं। वर्ब कहेगी तू कौन होता है मुझे डिसाइड करने वाला, मेरा सब्जेक्ट बैठा है, मैं उससे बात करूंगी। अब अगर लेकिन ये सब्जेक्ट की जगह पे बैठा है तो इसी से बात करनी पड़ेगी। तो अगर ये अनकाउंटेबल है तो सब्जेक्ट के स्थान पे अगर ये आ रहा है तो वी ऑलवेज यूज सिंगुलर। तो इनके करेक्ट सेंटेंस ये हो जाएंगे जो अभी हमने आपको बताया। क्लियर है यहां तक सभी को? कोई डाउट नहीं है? चलें आगे। अब सुनिए, मैंने क्या कहा? मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग नाउन दो प्रकार के, एक तो काउंटेबल और एक तो अनकाउंटेबल के बारे में सारी गणित सीख ली, और जो एरर्स आ सकती है वो भी सीख ली। क्या एरर्स आ सकती हैं? कि जबरदस्ती उसका प्लूरल कर देगा, जबरदस्ती उससे पहले संख्या लगा देगा, और अगर वो सब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है तो उसके साथ में वर्ब सिंगुलर ना करके प्लूरल कर। ये तीन तरह की एरर आती है। अब बात करते हैं काउंटेबल की। तो मैंने क्या कहा, काउंटेबल नाउन में क्या गलतियां आएगी? क्योंकि उनका प्लूरल हो सकता है तो प्लूरल तो करेगा वो, लेकिन गलत तरीके से करेगा, लेकिन गलत तरीके से। तो काउंटेबल नाउन की बात चल रही है अब, है ना? अब काउंटेबल नाउन्स में जो वर्ड्स हैं उनको उनका प्लूरल करने के लिए कुछ कैटेगरीज बना दी गई। तो पहली कैटेगरी है रेगुलर प्लूरल। रेगुलर का मतलब क्या होता है? जो सामान्य तरीके से प्लूरल हो जाए, ठीक है? तो सामान्य तरीके से प्लूरल, एक चीज याद रखना, नाउन को प्लूरल करने का जो बेसिक तरीका है, बेसिक तरीका वो है एस या ईएस लगाना, एस या ईएस लगाना।
अभी जो हम कैटेगरी बताएंगे आपको वो सब इसका एक्सेप्शन है, वो सब इसका एक्सेप्शन। यानी कि जो कैटेगरीज यहाँ पे डिस्कस हो गई उसके अलावा जितने भी दुनिया में नाउन बच गए सबका प्लूरल कैसे कर देना, एस या ईएस लगा के कर देना। अभी जो कैटेगरी डिस्कस कर रहे हैं इसके अलावा जो भी कैटेगरीज बच जाती हैं उनका जनरली प्लूरल एस या ईएस से ही किया जाता है। ठीक है, तो रेगुलर प्लूरल की पहली कैटेगरी है, अगर किसी के एंड में एक्स ओ सी एच एस एच एस एस या जेड जेड आ जाए तो उसका प्लूरल करने के लिए 100% ईएस लगेगा। क्या लगेगा? किसी भी नाउन का अंत अगर एक्स ओ सी एच एस एच एस एस जेड जेड से हो, फॉर एग्जाम्पल एक्स से एंड होने वाला एक शब्द बताता हूं, बॉक्स। बोलो क्या प्लूरल करते हो? ईएस लगाते हो? करते हो नहीं करते हो? मैंगो, मैंगो कैसे प्लूरल करते हो? ईएस लगाते हो? सी एच से ले लो, चर्च, चर्च का अगर आप प्लूरल करोगे तो ईएस लगाओगे। ब्रश, एस एच से ले लो, ब्रश। बॉस, ठीक है, देख लो सारे वर्ड्स लिख देता हूं वापस से। देखो, एक्स से एंड होने वाला बॉक्स, ओ से एंड होने वाला मैंगो, सी एच से एंड होने वाला चर्च, या फिर सी एच से एंड होने वाला एक और ले लो, बेंच, एस एच से एंड होने वाला ब्रश या फिर डिश, और एस एस से एंड होने वाला बॉस या बुश, एस एच वाले ही चल रहे हैं अभी, बॉस। और जेड जेड से एंड होने वाला एक वर्ड लिखा है यहाँ पे आपने, बस। बस का मतलब पता है क्या होता है? जो गेम खेलने में नहीं होता बजर, बस। बस का मतलब ऐसे होता है, एक्चुअल मीनिंग होता है बिन बिनाने की आवाज, मधुमक्खी की बिन बिनाने की आवाज होती है, लेकिन इसको अलग अलग रेफरेंस में अलग अलग शब्द की तरह यूज किया जा सकता है। बस, बजर को भी बस ही बोल देते हैं। ठीक है, इन सब का प्लूरल करो, बॉक्सेस, मैंगोज, चर्चेस, बेंचेस, ब्रशेस, डिशेस, बुशेस। बुश मतलब झाड़ी, बुश मतलब पेड़ पौधे या झाड़ी को बुश बोलते हैं अपन, है ना। बॉस, बॉसेस, बस, बसेस का मतलब मधुमक्खी के बिन बिनाने की आवाज। अच्छा, अब कुछ वर्ड्स दे रहा हूं, उनका प्लूरल करना जल्दी से। मैंने क्या कहा? अंग्रेजी पढ़ रहे हो भाई, भाषा पढ़ रहे हो, भाषा में जितने रूल उससे ज्यादा अपवाद, कुछ कर ही नहीं सकते। तो इस कैटेगरी के कुछ एक्सेप्शन बता रहा हूं। फोटो का प्लूरल, क्या आप फोटोज करते हो क्या? यस सर। तो इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। स्टेनो का प्लूरल, आप इनका मीनिंग भी बताएंगे। स्टेनो का प्लूरल क्या करते हो? स्टेनोस। स्टीरियो का प्लूरल स्टीरियोस, एस लग रहा है ओनली। रेडियो का रेडियोस, डायनामो, रेडियो, पियानोस। अब देखो सी एच भी आ रहा था इस कैटेगरी, सी एच भी आ रहा था इस कैटेगरी में, बट सी एच का प्लूरल ई एस करके होना चाहिए था, बट नहीं हुआ। क्या हुआ? केवल एस लगा के हुआ। अच्छा, इन वर्ड्स में से किसी का मीनिंग समझ में नहीं आता हो? इन वर्ड्स में स्टीरियो, आप आजकल एफएम सुनते हो, है ना। एफएम का पुराना नाम था रेडियो, और रेडियो का सबसे पुराना नाम था स्टीरियो। आज अपन जो मोबाइल फोन में म्यूजिक सुनते हैं तो उसमें स्टीरियो 1 स्टीरियो 2 करके सेटिंग्स में कहीं ना कहीं अपने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक तरीके का रेडियो, रेडियो का पुराना ट्रेडिशनल नाम है स्टीरियो, यानी टेप रिकॉर्डर या टेप मान लो। स्टेनो, हाँ, स्टेनो एक अच्छा वर्ड है जो आपके करियर से रिलेटेड है, आगे चल के आप सीखोगे। ये एक पोस्ट होती है, स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर। और जो स्टेनोग्राफर बन जाता है उसको शॉर्ट में स्टेनो बोल देते हैं। ये एक तरीके की लिखावट होती है जिसमें अपन को क्विकली सब कुछ टाइप करके लिखना होता है। आपको हाँ कोर्ट में बता दें, जब आपने टीवी मूवीज में देखा होगा कि जज के नीचे एक भाई साहब बैठे रहते हैं जो चुपचाप अपनी लगन में पता नहीं कहाँ लगे रहते हैं, उसको मतलब ही नहीं है किसको सजा हो गई, कोई मर गया, जी गया, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है बस जो भी चल रही है ना प्रोसीडिंग्स, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही है, उसको पेपर पे उतारना। इसने ये कहा, उसने वो कहा, उसको पेपर पे उतारता है। तो उसको एक तरीके की साइन लैंग्वेज होती है जिसको डिकोड करके उसको लिखना पड़ता है। इसका पूरा कोर्स होता है और उसकी तनख्वाह होती है 70 से 80 हजार, केवल ये करने की। लेकिन वो बनना बड़ा मुश्किल होता है ना। एसएससी का एग्जाम होता है, एसएससी स्टेनोग्राफर, उसमें इंग्लिश आती है, उसमें ये आती है, ये पढ़ रहे हो जो, और एक स्टेनो टाइपिंग सीखनी होती है, और एक रीजनिंग आती है, उसमें मैथ्स नहीं आती, याद रखना। रीजनिंग आती है, आती है बेटा, हाँ आती है कहीं ना कहीं, मैथ्स नहीं आती उसमें, उसमें मैथ्स नहीं आती बिल्कुल। ओके, हाँ, मैंने क्या कहा? देखो, इसके अलावा, हाँ तो इसको डाल सकते हो। देखो एक और बताया इन्होंने, ऑक्स का प्लूरल बोलो। तो और भी हो सकते हैं भाई, लैंग्वेज में कुछ एक वर्ड्स ही आप काउंट कर सकते हो। ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन, एंड एक्स से हो रहा है, बट इसका प्लूरल एस या एस ना लग के ऑक्सन से हो रहा है। मोनार्क मतलब होता है सम्राट, राजाओं का राजा, मोनार्क। क्या लग जाता है?
मोनार्क चीज वो एक अलग चीज, देखो उसका मीनिंग अलग हो गया ना। यहाँ देखो शब्द का मीनिंग चेंज करोगे तो रूल्स भी चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे मोनार्क का मतलब क्या है? सम्राट। क्या है? सम्राट। सम्राट मतलब जैसे राजा क्या होता है? एक कस्बे का होता है, एक थोड़े से एरिया का। उनके ऊपर भी राजाओं का भी राजा होता है। जैसे अभी आजकल जो लॉ सिस्टम चलता है उसमें एमएलए बैठता है, एमएलए के ऊपर चीफ मिनिस्टर बैठता है, तो चीफ मिनिस्टर तो मोनार्क हो गया, और जो छोटे मोटे एमएलए हैं ये हो गए अलग अलग राजा। समझ गए? राजाओं का। हाँ, डायनामो नहीं समझते? साइंस नहीं पढ़ते मतलब आप। एक ऐसा उपकरण जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, हमारे इन्वर्टर्स में लगा रहता है, हमारी बाइक्स में लगा रहता है। बाइक में आपने कभी सोचा है कि आपकी बैटरी अपने आप कैसे चार्ज हो जाती है? डायनामो से होती है। वो मैकेनिकल एनर्जी जो डीजल या पेट्रोल से वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके आपकी बैटरी को चार्ज करती है। ठीक। हाँ, अब ज्यादा साइंस में नहीं जानता भाई। ठीक है, अंग्रेजी पे स्ट्रिक्ट रहो। चलो आगे, इस कैटेगरी को खत्म करने दो एक बार मुझे। इस कैटेगरी, सर की क्लास का टाइम हो गया, इस कैटेगरी को खत्म करने दो। रेगुलर प्लूरल्स के बाद अब रेगुलर प्लूरल्स में ही एक कैटेगरी, दो कैटेगरी और है अभी। रेगुलर प्लूरल की दूसरी कैटेगरी सुनो। जिन शब्दों के अंत में वाई आ जाए उनका प्लूरल करने के लिए वाई को हटा के क्या लगा देंगे? फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल स्टोरी, बेबी, लेडी, हिस्ट्री, स्काई। ठीक है, ये आपने सही बताया। अब करना जरा, अब करना जिनका मैं कहूं। बॉय कर दो, बॉयज कर दो, बॉयज करो करो करो, ऐसे करो ना, बॉयज। अच्छा, और की का करो, कीज, ऐसे करो, कीज। अच्छा, डे का करो, डेज करो, डेज। तो आपको लग रहा होगा ये अपवाद है, आपको लग रहा होगा ये नहीं है, नहीं है। पूरा रूल सुनो, पूरा रूल सुनो। वाई से पहले अगर वोवल आ जाए तो ये रूल हो जाता है फेल, फिर एस लग जाता है। अब रूल खत्म है, ये अपवाद नहीं थे, ये रूल के तहत था। ओके, ये रूल के तहत था। वाई से पहले देखो वोवल नहीं है, वोवल समझते हो? ए ई आई ओ यू वोवल होते हैं। वाई से पहले वोवल नहीं है, वाई से पहले वोवल नहीं है, वाई से पहले वोवल नहीं है, नहीं है, नहीं है, लेकिन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो अगर वाई से पहले वोवल आ जाए तो बॉयज, कीज और डेज ही रहेगा। रूल है, जिन शब्दों में वाई से पहले ए ई आई ओ यू ये अक्षर आए उनका प्लूरल करने के लिए वाई के बाद ओनली एस लगाते हैं, आई ई एस नहीं लगाते। और एक तीसरी और आखिरी कैटेगरी है रेगुलर प्लूरल की, अगर जिनके आगे एफ या एफ ई आ जाए, क्या आ जाए, तो उनको हटा के क्या लगा देते हैं? बीई एस। ये आपने कई बार किया होगा। फॉर एग्जाम्पल वाइफ, वाइफ्स, नाइफ, नाइव्स, हाफ, 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 हेल्थ। ठीक है, लाइफ, लाइव्स, लीफ, केवल एफ आ रहा है देखो, एफ ई और एफ दोनों के लिए है ना। आगे बोलो, सेल्फ, सेल्स, थीफ। ठीक है, अब इसके अपवाद शुरू करते हैं। वाइव्स, नाइव्स, हाफ, लाइव्स, लीव्स, सेल्स, थीफ। अब इसमें भी अपवाद हैं, तो इसके अपवाद सुनो। रूफ का कभी भी रूफ्स नहीं होगा, रूप्स ही होगा। अच्छा, अपवाद जब चलेगा तब तो एस लग जाएगा। जब कुछ रूल ना चले तो प्लूरल करने का एक ही तरीका है, एस लगा दो। ठीक है, चीफ का चीफ्स, हूफ का हूफ्स, ड्वार्फ का ड्वार्फ्स, कैफे का कैफेस, स्कार्फ का स्कार्फ्स। ठीक है, इनका मीनिंग भी बताते जाओ। रूफ का मतलब समझ में आता है? चीफ का मतलब होता है जो किसी डिपार्टमेंट का चीफ, यानी कि मुख्याधिकारी होता है, जो मेन मुख्याधिकारी होता है। ठीक है ना, मुखी जिसको बोलते हैं, किसी डिपार्टमेंट का मुखी। ठीक है, हूफ का मतलब पता है किसी को? किसी को नहीं पता? घोड़े के पैर के नीचे खुर लगता है, उसको हूफ बोलते हैं। अब तो पता चल गया। घोड़े के पैर के नीचे एक फिक्स होती है एक चीज जिसको बोलते हैं घोड़े का खुर, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हूफ। ठीक है, ओके। ड्वार्फ का मतलब बौना आदमी, ड्वार्फ का मतलब बौना आदमी, ड्वार्फ। कैफे का मतलब समझते हो सब? हाँ, बस 2 मिनट और स्कार्फ का मतलब, स्कार्फ का मतलब वैसे दुपट्टा होता है, पर आजकल स्कार्फ का मीनिंग 2-3 जगह से लिया जाता है। आजकल स्कार्फ बने बनाए स्कार्फ भी आते हैं, वैसे स्कार्फ का एक्चुअल मीनिंग होता है दुपट्टा। ठीक है ना, ओके। तो ये एक्सेप्शन हैं, क्लियर है? तो रेगुलर प्लूरल में कितनी कैटेगरी सीखी बोलो? 3 कैटेगरी। पहली कैटेगरी में क्या सीखा? एक्स ओ सी एच, एस एच, एस एस, जेड जेड। इनका प्लूरल करने के लिए ई एस लगाओ, प्लस इसमें कुछ एक्सेप्शन हैं। दूसरी कैटेगरी सीखी क्या?
वाई आ जाए तो वाई को काट के आई ई एस, लेकिन इसमें वाई से पहले वोवल नहीं आना चाहिए, ठीक है। तीसरी कैटेगरी अभी अभी सीखी, एफ या एफ ई आ जाए तो इनको काट के बी ई एस, और इसमें भी कुछ प्लूरल अपवाद है, ठीक है। रेगुलर के बाद इर्रेगुलर बहुत ही आसान है। इर्रेगुलर प्लूरल सुनो, इर्रेगुलर प्लूरल तो कुछ डायरेक्ट शब्द, इर्रेगुलर का मतलब क्या है कि कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है, सब क्या कहते हैं उसको भाई, जिस जैसे मन कर रहा है वैसे प्लूरल कर रहा है, तो उसमें आपको पर्टिकुलर हर एक शब्द का प्लूरल याद करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रूल ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें आता है मैन, क्या प्लूरल करते हो उसका, यानी कि आप ऐसे याद रख सकते हो कि नाउन की स्पेलिंग ही बदल जाए, नाउन की स्पेलिंग, जैसे एम एन का प्लूरल एम ई एन, वुमेन का विमेन, ऑक्स का ऑक्सन अभी कर ही दिया था हमने, फुट का फीट, टूथ का टीथ, गूस का गीस, माउस का माइस, ठीक है। चाइल्ड का चिल्ड्रन, ठीक है ना, तो उसकी स्पेलिंग बदल गई, ये इरेगुलर में। देखो बात करेंगे इन दोनों को, देखो इसको मैन और इसको मैन, इसको वुमेन और इसको वुमेन, तो स्पेलिंग में तो एक ही जगह ई हो जाता है, लेकिन पता कैसे चलेगा, बोलते टाइम पता कैसे चलेगा कि मैं ये वाला मैन बोल रहा हूँ ये वाला मैन, तो इनके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आप समझना चाहो तो आपकी मर्जी है, वैसे ही एग्जाम से रिलेटेड नहीं है ना, आपकी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए, आपकी स्पीकिंग इंग्लिश अच्छी करने के लिए आप यूज कर सकते हो। देखो सिंगुलर के लिए अपन बोलते हैं मैन, क्या बोलते हैं, ए को लंबा खींचते हैं, और प्लूरल में अपन बोलते हैं मेन, कैसे बोलते हैं, मेन। वुमेन को अपन सिंगुलर में बोलते हैं वुमैन, वुमैन, और इसको बोलते हैं विमेन, वी, वी हो जाता है, ये जो वू है ना वू, वो वी हो जाता है, विमेन, ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। अच्छा गूस का मतलब, गूस का मतलब बतख, बतख, ठंडे जगहों पे ये पक्षी पाया जाता है, हमारे यहाँ पे जो डक होती है ना, डक बतख, उससे मिलता जुलता एक पक्षी है जिसको वहां कहते हैं गूस, नहीं पेंगुइन अलग है, पेंगुइन तो मछली है, पेंगुइन तो मछली है, हाँ। गूस को क्या कहेंगे आप, गूस का मतलब क्या हो जाएगा, बतख हो जाएगा, लेकिन ये इंडिया में नहीं मिलेगा, ठंडी जगहों पे मिलता है, स्विट्जरलैंड इंग्लैंड ऐसी जगह पे, है ना, उसका प्लूरल होता है कि स्पेशल टाइप ऑफ डक बोल सकते हो आप, ठीक है। बाकी तो सबका मतलब समझ आ ही रहा होगा, इसका एक सेंटेंस ले लो, गलती बता दो, चलो छोड़ो रहने दो। तो अपन ने रेगुलर इरेगुलर प्लूरल दो चीजें सीखी हैं, लेकिन प्लूरल करना खत्म नहीं हुआ, असली कहानी अब शुरू होगी नेक्स्ट क्लास से, ये तो हर कोई जानता था, माउस का कोई भी माइस कर देता, असली कहानी जो अब मैं पढ़ाने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट क्लास से अपन शुरू करें, ठीक है। चलो तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय। नेक्स्ट अपन इन्हीं प्लूरल्स को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास। सर अगली क्लास कब होगी? आगे की क्लास मोस्ट प्रोबेबली कल ही होगी इसी टाइम पे, बाकी मैं आपको अपडेट कर दूं। और इंग्लिश वाले अब जो परमानेंट पढ़ना चाहते हैं मुझे मैसेज कर दो, तो मैं आपका ग्रुप बनाऊंगा, कि मेरे को बार बार मैसेज करना पड़ता है सबको एक एक को, तो मैं ग्रुप में डालूंगा मैसेज, जिसको परमानेंट पढ़ना है अब आप मेरे को मैसेज कर दो। बार बार